नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत पर। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त का ये नया चैप्टर होने जा रहा है और चूंकि सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों की डिमांड पर, ठीक है ना। आज लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है और इस लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी को हम पूरे बेहतर और व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना समय गवाए। और प्रयास हमारा यही है कि आपके एग्जाम से पहले मैक्सिमम इस सब्जेक्ट को कवर कर लिया जाए। इसलिए अभी जब तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के सेशन चल रहे हैं तब तक पर डे एक सेशन में आपको इस पर दे पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी वो दोनों पार्ट, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी वाले पार्ट बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। उसके तुरंत बाद दोस्तों इसको मैं पर डे 2 सेशन में आपको इसको देखने का प्रयास करूंगा। और जी हाँ, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है दोस्तों, हो सकता है कि आज से ही या फिर कल से आपको जो है दोस्तों हिस्ट्री वाले पार्ट पर, हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाले पार्ट पर भी सेशन मिलना प्रारंभ हो जाएंगे जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी। तो एग्जाम तक जो है जितने भी सेशन कवर हो पाएंगे दोस्तों, प्रयास रहेगा मेरा मैक्सिमम उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। आज इवनिंग से या फिर कल से सेशन कंटिन्यू हो जाएगा हिस्ट्री वाला भी, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जानते हैं कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है क्या। चलिए आगे बढ़े उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं दोस्तों कि इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के ओपन प्लेटफॉर्म पर ही दोस्तों बीए के सभी सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस को हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये देख पा रहे हैं आप लोग, बीए फर्स्ट ईयर में 4 पार्ट, सेकेंड ईयर में 4 पार्ट और थर्ड ईयर में 3 पार्ट पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, है ना। सॉरी। और अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं सॉरी यार, थोड़ा स्वास्थ्य के कारण, अगर आपने अभी तक इनको नहीं देखा है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, सभी सेशन मिल जाएंगे आपको, कंटिन्यू मिल जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, क्लियर है ना। चलिए तो देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे 5 बिंदु होंगे हमारे आज के टॉपिक के, जो हमें मार्गदर्शन देंगे। अर्थात कि हमारा आज का ये मुद्रा परिमाण का जो सिद्धांत है, हम इनको 5 बिंदुओं के माध्यम से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की, अर्थात कि परिमाण सिद्धांत के अर्थ की, कि ये परिमाण सिद्धांत एक्चुअल में है क्या, इसको व्यवहारिक रूप से समझेंगे। तो आगे हम समीकरणों के माध्यम से, उसके बाद इसकी मान्यताएं समझ पाएंगे, फिर इसकी आलोचनाएं देखेंगे और अंतिम रूप से इसके निष्कर्ष देखेंगे, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का पूरा ये सिद्धांत हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड। जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, जो आपकी इस जर्नी को इजी बना देगा। चलिए पूरी पीडीएफ पीपीटी पूरी ओपन कर लेते हैं, जिससे कि आगे हमें पेन लेने में बार बार समस्या ना आए। फ्रेंड्स, इसको यह ध्यान रखें कि इकोनॉमी की तरह इस पार्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आप लोगों को बर्डन लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, एकदम इजी तरीके से आपको इसको कवर करना है ना। वो संभवतः हो सकता है कि ये परिमाण का सिद्धांत, ये नाम से तो अजीब है ही, वो जब आप पुस्तक से पढ़ते हैं तो ये आपको बिल्कुल अजीब लगता है और सर के ऊपर से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कब निकल गया, और चैप्टर पढ़ते पढ़ते पूरा कब कंप्लीट हो जाता है कि पढ़ पूरा लेते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आता। ये शिकायत मैक्सिमम मेरे दोस्तों के साथ रही होगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद ये शिकायत नहीं रहने वाली है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये जो टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे प्रश्न बनता ही बनता है कि परिमाण सिद्धांत क्या था, बताइए।
तो दोस्तों आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। फिशर साहब ने जो सिद्धांत दिया परिमाण सिद्धांत, उस पर हमारी विशेष रूप से चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले हम ये जरा देख लें कि ये सिद्धांत एक्चुअल में आया कहां से था, कौन इसको सबसे पहले लेकर आया था। तो दोस्तों मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, इस सिद्धांत की विवेचना सबसे पहले जो है बोडिन साहब ने की थी। जीन बोडिन ने कब की थी? 1530 से 1596 के बीच में, ठीक है ना। 1530 से 1596 में जो है इन्होंने इस प्रकार के सिद्धांत की एक विवेचना दी थी, मतलब एक स्पष्टीकरण दिया था कि इस प्रकार की भी कुछ प्रक्रिया होती है जिसे अर्थशास्त्र में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा कहा था बोडिंग ने, ठीक है ना। फिर इनके बाद में ह्यूम साहब आए। कब आए ये? 1752 में, 1752 में इन्होंने डेविड ह्यूम ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। इस सिद्धांत को एक प्रॉपर रूप से बोडिन ने जो सिद्धांत दिया था ना, जो व्याख्या की थी, उन्होंने जो लिख के गए थे वो विवेचना की थी, उसको एक लिखित रूप में, एक व्यवस्थित रूप में, एक व्यवस्थित फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया। किसने? ह्यूम साहब ने ना, डेविड ह्यूम ने। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक, मतलब इसको ना एक सिर्फ लेख के द्वारा ही, लेख तक ही पर्याप्त रहे थे, इससे ज्यादा ये कुछ इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन वास्तविक रूप से आगे चल करके इरविन फिशर साहब ने इसको एक वैज्ञानिक रूप दिया और इसे एक सिद्धांत का नाम दिया, सिद्धांत का रूप दिया, और इसे एक सिद्धांत बना करके इन्होंने अपनी पुस्तक में इसको प्रकाशित किया। इन्होंने, किसने? फिशर साहब ने अपनी पुस्तक में इसको प्रकाशित किया। अब जल्दी से मैंने यहां जानबूझ करके उस पुस्तक का नाम यहां से हटा दिया है। मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी पुस्तक में इरविन फिशर ने ये जो है परिमाण सिद्धांत को प्रकाशित किया था, उनकी कौन सी पुस्तक में किया था और कब किया? चलिए पुस्तक को बता देता हूं। 1911 में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी और उसी पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, परिमाण सिद्धांत। तो पुस्तक का नाम आपको बताना है कमेंट करके, है ना। अभी बताना है आपको, जल्दी से बताइए मुझे कौन सी पुस्तक थी वो, ठीक है ना। तो यहां तक का आपको व्याख्या के अंतर्गत लिखना है कि किस प्रकार से यह सिद्धांत आगे चल करके एक सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत के रूप में बनकर सामने आया, जिसे काफी लोगों ने उसे आगे चल के पसंद भी बहुत किया, ठीक है ना। तो दोस्तों इस सिद्धांत को हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से आसान तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक व्यवहारिक समझ आपकी बनाना चाहता हूं। इस सिद्धांत पर एक व्यवहारिक समझ आपकी बनाना चाहता हूं कि एक्चुअल में यह परिमाण सिद्धांत था क्या। मुद्रा परिमाण सिद्धांत, मुद्रा का अर्थ समझते हैं आप, है ना। और परिमाण का मतलब क्या हुआ? सिंपल से सिंपल शब्दों में अगर इसको देखें तो मुद्रा अर्थात मुद्रा, परिमाण को हम बोलेंगे मात्रा। तो मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। एग्जैक्ट मतलब नहीं है, मैंने क्या बताया आपको, एक व्यवहारिक समझ आपके दिमाग में बनाना चाहता हूं जिससे यह टॉपिक आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाए। तो क्या कहा मैंने? मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत, ऐसा समझ लीजिए फिलहाल के लिए, है ना। चलिए, क्योंकि इसका अर्थ आप आगे चलकर खुद बोलने वाले हैं, आप खुद अपने अनुसार उसका अर्थ निकाल देंगे। चलिए, तो क्या है ये मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो फिशर ने दिया था? कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना सा है, जरा समझ ध्यान से। ये बताइए मुझे दोस्तों, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि आज बाजार में कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु, आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, मैं एग्जाम्पल कोई सी वस्तु ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वस्तु का इस्तेमाल कर रहा हूं। कोई व्यक्ति है जो कुछ वस्तु बेचने के लिए बाजार में आता है, ठीक है ना। अब उसके पास में वो वस्तु, कितनी वस्तु है उसके पास में? 10 वस्तुएं हैं जो वो बेचने बाजार में आ रहा है। एक वस्तु की कीमत 100 रुपए है। कितनी है? एक वस्तु की कीमत 100 रुपए है। वो डेली आता है, बाजार में बेचकर वापस शाम को चला जाता है। क्लियर है? 100 रुपए की एक वस्तु। अब बाजार में भी उस वस्तु को खरीदने के लिए जो क्रेता लोग हैं, खरीदने वाले खरीदार हैं, उनके पास भी मात्र 100 रुपए ही है। माफ कीजिएगा, 1000 रुपए है ना। कितने हैं? 1000 रुपए, क्योंकि 100 रुपए की एक वस्तु है, 10 वस्तु टोटल है उसके पास में, टोटल वस्तुएं बिक जाती है, शाम को वो 1000 रुपए लेकर के चला जाता है ना। 100 वस्तुएं 10 रुपए की, 10 वस्तुएं 100 रुपए के अकॉर्डिंग कितने? 1000 रुपए हो जाएगी ना, ठीक है ना। लेकिन अब अचानक से होता क्या है कि सरकार ने मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी। अभी मार्केट में मुद्रा कितनी थी? मात्र 1000। कितने रुपए थे? 1000 रुपए थे। वस्तुएं कितनी बिकने आई थी? 10 वस्तुएं, 100 रुपए की, सारी बिक गई। तो बराबर रहा,
यहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर रही, है ना, ध्यान से समझना। अब आगे चल करके होता यह है कि सरकार ने मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दिया। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मात्रा, मतलब सरकार ने कहा ये 1000 रुपए और लो, पकड़ो, है ना। तो अब बाजार में कितने रुपए हो गए? 1000 तो थे ही ऑलरेडी, 1000 रुपए और हो गए, अब 2000 रुपए हो गए बाजार में, ठीक है। अब कल फिर वो आया वस्तु लेकर के, कितनी? 10 वस्तु लेकर आया, वही 100 रुपए में बेच रहा है। लेकिन अब खरीदार कितने हो गए मेरे दोस्त? अब खरीदार जहां पहले 10 थे अब वो 20 हो गए। या फिर ऐसा समझिए कि 10 जो थे अब वो बोलने लगे कि मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, उसके लिए मैं पेमेंट डबल देने को तैयार हूं। समझना कहानी को यहां पर। तो मुद्रा कितनी हो गई? 2000, लेकिन वस्तु जो बिकने आई थी वो तो 10 ही है, मतलब कितने रुपए की? 1000 रुपए की ही है ना। तो इससे क्या होगा? वस्तु कम होने से, मुद्रा ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? यहां पर मुद्रा की मांग बढ़ेगी, और जब मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो जो बेचने वाला अपनी टोकरी में रख करके जो 10 वस्तुएं रख करके लेकर आया है बेचने, वो देखेगा कि यार बड़े बेवकूफ लोग मिल गए मुझे आज तो, हमेशा तो मुझसे 100 रुपए में खरीदते थे लेकिन आज ही 200 रुपए देने को तैयार है, तो मैं क्यों 100 रुपए में बेचूं, मैं भी उसको 200 रुपए में ही बेचूंगा। उसने अपनी रेट डबल कर दी। उसने देखा कि बाजार में 2000 रुपए है ना, अब वो 100 रुपए में नहीं बेचेगा, वो 200 रुपए में बेचेगा। तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपए से बढ़कर के 200 रुपए हो गई, वस्तु की कीमत बढ़ गई ना, है ना। उधर मुद्रा की मात्रा भी बढ़ी थी, 1000 से 2000 हो गई थी। तो क्या किया? देखिए, मुद्रा की मात्रा बढ़ी तो वस्तु की कीमत बढ़ गई, है ना। लेकिन इसमें एक लॉस हुआ है। कौन सा लॉस हुआ है? मुद्रा की वैल्यू का, मुद्रा की क्रय शक्ति का, मुद्रा की औकात का। समझिए, पहले 100 रुपए में इतनी ताकत थी कि वो उसकी एक वस्तु को खरीद पा रहा था। 100 रुपए की परचेसिंग पावर जो थी वो इतनी थी कि वो 100 रुपए में उस एक वस्तु को खरीद पा रही थी। लेकिन अब मुद्रा, अब 100 रुपए उस वस्तु को नहीं खरीद सकते, अब उस वस्तु को खरीदने के लिए 200 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब क्या हुआ? यहां मुद्रा की जो वैल्यू थी, मुद्रा का जो मूल्य था, वो पहले से आधा हो गया। इतनी कहानी समझ आई ना। तो यही कहा यहां फिशर साहब ने, फिशर ने यही कहा कि मुद्रा की मात्रा बढ़ा देने पर, जितनी आप मुद्रा की मात्रा बढ़ाओगे उतनी ही वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी, लेकिन मुद्रा की जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होता है, वो कम हो जाएगा। आपने सुना होगा ना कि बचपन में जब छोटे थे, है ना, या एक समय ऐसा था जब जिस गोल्ड को आज हम 60 रुपए पर, है ना, तोले के अनुसार जो आज मार्केट में अवेलेबल है, वो उसकी कीमत एक समय में ऐसी थी कि 10 या 12 हजार रुपए पर तोला था कुछ समय पहले। छोड़िए, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। और व्यवहारिक लेते हैं, एक टॉफी जो हम लेते हैं आज कम से कम 1 रुपए मिलती, छोटी से छोटी टॉफी आज 1 रुपए मिलती है। लेकिन एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब 50 पैसे में मुट्ठी भरकर टोपियां मिल जाया करती थी। चलो इसको भी हटाते, एक पारिवारिक लेते हैं। आज शुगर का प्राइस कितना है? 40 रुपए, 40 से 45 रुपए पर केजी, है ना। लेकिन एक समय ऐसा था जब 2 रुपए पर केजी मैंने खुद लिया है, 2 रुपए पर केजी शुगर मिला करती थी बाजार में। तो समझिए यहां पर उस समय में 2 रुपए की इतनी क्रय शक्ति थी, मतलब उस 2 रुपए में इतनी पावर थी कि वो 1 किलो शुगर को लेकर आ रहा था। लेकिन आज उस 2 रुपए के बराबर आज 40 रुपीज या 45 रुपीज हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ? मुद्रा की मात्रा तो बढ़ गई, 2 रुपए से 40 से 45 रुपए तो हो गए, लेकिन मुद्रा ने अपनी जो औकात थी ना, जो अपनी क्रय शक्ति थी, वो खो दी, है ना, वो कम हो गई। और कीमत, शुगर की कीमत पहले 2 रुपए किलो थी, अब 40 रुपए किलो हो गई, बढ़ गई ना। तो यहां पर फिशर्स ने यही कहा है अपने सिद्धांत में, परिमाण सिद्धांत में, कि जब हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते हैं तो कीमतें उसी अनुपात में बढ़ जाती है, लेकिन मुद्रा का जो मूल्य होता है ना, वो उसी अनुपात में गिर जाता है। तो अनुपातिक संबंध बताया यहां पर। चले, इतनी कहानी समझ आई आप लोगों को? बोर तो नहीं हुए ना? बोर तो नहीं हुए? चलिए, अगर इतनी कहानी समझ आई है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर है।
अब कुछ भी नहीं समझना, सिर्फ इसको ना एग्जाम के दृष्टिकोण से डेटा को बस एक बार पढ़ लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए परिभाषा के माध्यम समझते हैं। देखिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बताया कि मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य के बीच में विपरीत संबंध होता है। मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच में विपरीत संबंध होता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी बताया ना मैंने, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। यही अवधारणा मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का क्या है दोस्तों, आधार है। तो इसी आधार पर यह सिद्धांत बनकर के तैयार हुआ, किस पर, मुद्रा की मात्रा पर और मुद्रा के मूल्य पर। ठीक है ना। चलिए, तो जेएस मिल साहब ने कहा है, देखिए एक परिभाषा इसकी करते हुए उन्होंने समझाने का अच्छा प्रयास किया है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा के मूल्य में इसके परिमाण के विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं। क्या कहा कि मुद्रा के मूल्य में, मुद्रा का जो मूल्य है उसमें इसके परिमाण, परिमाण अर्थात की मुद्रा की मात्रा, है ना। तो मुद्रा की मात्रा घटेगी तो मूल्य बढ़ेगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य घटेगा। तो ये विपरीत दिशा में ये कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में इसमें परिवर्तन होता है। परिमाण की, आगे पढ़ते हैं, परिमाण की प्रत्येक वृद्धि मूल्य को उसी अनुपात में घटाती है, परिमाण की प्रत्येक कमी उसी अनुपात में बढ़ाती है। मतलब सिंपल है कि अगर परिमाण मतलब कि मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि होगी उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, और जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा कम होगी उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए टोसिंग साहब ने भी इसी बात को अन्य शब्दों में समझाने का प्रयास किया। टोसिंग ने क्या कहा, यदि अन्य बातें समान रहे तो देखिए मुद्रा की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, मुद्रा की मात्रा पहले 1000 रुपए थी बाजार में, अब 2000 कर दी, तो क्या होगा, कीमत क्या होगी, कीमतें पहले की तुलना में आधी रह जाएगी। देखिए क्या कहा, मुद्रा की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए तो कीमत भी पहले की तुलना में आधी रह जाएगी, और मुद्रा की मात्रा को आधा करने पर मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में 2 गुना हो जाएगा। यहां दोस्तों देखिए कीमत की अपेक्षा या कीमत की जगह पर इसमें एक कीमत जो है यहाँ मूल्य है मुद्रा का, ये मुद्रा का मूल्य है। तो यहां पर टोसिंग साहब ने भी यही कहने का प्रयास किया है कि अगर हम मुद्रा की मात्रा को 2 गुना कर देंगे तो उसी अनुपात में 2 गुना, देखिए मुद्रा की मात्रा 2 गुना की आपने तो मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा, और अगर मुद्रा की मात्रा आपने आधी कर दी तो मुद्रा का मूल्य 2 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जो याद कीजिए वापस एग्जांपल, वस्तु 10 वस्तु लेकर आ रहा था, वो तो रोज 10 वस्तु ही लेकर आएगा। अब मान लेते हैं पहले 1000 रुपए बाजार में थे, अब वहां पर 1000 से हट गए 500 ही बचे बाजार में। अब वो 10 वस्तुएं लेकर के आया, दिन भर बैठा रहा, बेचता रहा, 2-4 वस्तुएं बिकी। अब वो क्या करेगा, बाकी वस्तु घर लेकर जाने से रहा, क्योंकि उसकी खराब हो जाएगी वस्तुएं, तो वो क्या करेगा, उसको कम दामों में बेच देगा। कम दाम में बेचेगा मतलब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, कि पहले जो 100 रुपए में बिक रही थी अब वो 50 रुपए में ही बिकने लग जाएगी वस्तु, मतलब पैसे की क्रय शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। यहीं पर जेएस मिल और टोसिंग साहब ने यही समझाने का प्रयास किया है। बताइए दोस्तों, क्या मुझे थोड़ा सा ये इस क्लियर हो पाया कि परिमाण सिद्धांत क्या था फिशर साहब का? कोई डाउट यहां तक तो नहीं बचा है ना? चलिए अगर नहीं बचा है तो आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों समीकरण की। समीकरण क्या है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हम यहाँ 3 समीकरणों की बात करने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा अगर देखिए यार, जो इकोनॉमी में जिन्होंने ज्यादा समय दिया, मैं ये नहीं बोलता हूं कि इकोनॉमी जिनको टफ लगती है, बल्कि मैं ये बोल रहा हूं कि जिन्होंने अपने जीवन काल में इकोनॉमी को अर्थात अर्थशास्त्र को सबसे कम समय दिया होगा, उनको थोड़ा सा समझने में समस्या आती होगी। लेकिन दोस्तों निरंतर समय देने से आपके लिए ये सब्जेक्ट भी बहुत आसान बन जाएगा, बहुत इजी बन जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत व्यवहारिक हो जाएगा। लेकिन शर्त उसकी यही है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि इसके कोई पार्ट आसानी से समझ ना आए, कोई पार्ट आसानी से समझ आ जाए। जैसे कि ये मैथमेटिकल पार्ट आपके सामने आ रहा है, समीकरण की हम यह बात करेंगे, तो हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट आपको पल्ले ना पड़े, सर के ऊपर से निकल जाए, लेकिन हमेशा नहीं निकलेगा, निश्चिंत रहिए। एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखना, है ना, 2-3 समीकरणों को। समीकरण मतलब कुछ भी नहीं है कि जो सिद्धांत हमने वहां समझा है वो सिद्धांत तो था, व्यवहारिक रूप से हमने समझ लिया फिशर का सिद्धांत, लेकिन फिशर साहब ने सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिख दिया, बस 2-4 लाइन में वो लिखकर नहीं चले गए।
बल्कि उन्होंने गणितीय रूप में उसको समझाने का भी प्रयास किया है कि सिद्धांत एक्चुअल में क्या है। उन्होंने पूरा गणितीय रूप देने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो वो उनका सिद्धांत का गणितीय रूप ही हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन समीकरण की। सबसे पहले जो समीकरण आए थे इसको लेकर के वो क्या थे चलिए थोड़ा सा फोकस हो जाइए दोस्तों क्लास को लेकर के। मैं प्रॉमिस करता हूं सब समझ आएगा, फोकस हो जाएंगे तो। और फोकस नहीं रहोगे ना तो यार वो तो फिर समझ लीजिए, है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे प्राचीन समीकरण, सबसे पुराने समीकरण की। क्या समीकरण पुराना? देखिए, प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति का अर्थ जो है अर्थव्यवस्था में चलन वाली मुद्रा से लगाया था। क्या लगाया था? देखिए यहां पर ध्यान रखना, चलन वाली मुद्रा। अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा चलन में थी, अब प्राचीन समय में कौन सी मुद्रा चलन में थी मेरे दोस्त? तो उस समय सिक्के चलन में थे, है ना। धातुओं के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, तो विभिन्न प्रकार के वो सिक्के चलन में थे। तो उन्हीं मुद्रा को यहाँ इस सिद्धांत में, इस समीकरण में स्थान दिया गया था, है ना। तो वह मुद्रा का जो प्रचलन वेग था, जिसे हम v से आगे v दिखाएंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? प्रचलन वेग को क्या बोलेंगे? v बोलेंगे, है ना। याद रखेंगे आप लोग। तो उसमें v के लिए कोई स्थान नहीं था। किसमें? प्राचीन समीकरण में। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने जो समीकरण तैयार किया था बना करके, उसमें चलन वाली मुद्रा पर ही फोकस किया था। प्रचलन वेग पर कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया, प्रचलन वेग को इसमें सम्मिलित नहीं किया था, जो कि आगे वाले समीकरण में जाकर के फिर सम्मिलित हुआ था। वो जरा स्टेप बाय स्टेप समझिए, कंफ्यूज मत होइए, है ना। तो देखिए कि उन्होंने प्रचलन वेग v को उसमें सम्मिलित नहीं करते थे, अर्थात उसे इकाई के बराबर मान लेते थे। जो इकाई, आगे फॉर्मूले में बताने वाला हूं मैं, इकाई के बराबर मान लेते थे। मुद्रा की मात्रा से भी केवल धातु मुद्रा को ही सम्मिलित करते थे। अब देखिए यहां पर मुद्रा की मात्रा में भी सिर्फ धातु मुद्रा को सम्मिलित किया जा रहा। धातु मुद्रा को याद रखिएगा, पत्र मुद्रा नहीं आई है। क्यों नहीं आई है भाई पत्र मुद्रा? शाक मुद्रा क्यों नहीं आई है? शाक मुद्रा को कहते हैं ना पत्र मुद्रा, इससे पहले पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो शाक मुद्रा क्यों नहीं आई? वो शाक मुद्रा इसलिए नहीं आई मेरे दोस्त, हम प्राचीन समय की बात करें। प्राचीन समय में बैंकें कहां थी यार, है ना। बैंकें नहीं थी, कोई ऐसी संस्थाएं नहीं थी, ना के बराबर। कोई एक दो होगी भी तो ना के बराबर थी, इसलिए शाक मुद्रा को इन अर्थशास्त्रियों ने सम्मिलित नहीं किया था। तो विशेष करके इस समीकरण में सिर्फ दो ही बातें प्रचलित थी। कौन कौन सी? चलन वाली मुद्रा और धातु मुद्रा। क्लियर है? चलिए इसको समीकरण में कैसे समझा जा सकता है? देखिए यहां पर मुद्रा की मांग को कैसे दिखाया गया है? P और T के माध्यम से। किसने? मैंने नहीं दिखाया, ये फिशर साहब ने दिखाया अपने समीकरण में, अपने सिद्धांत में, है ना। तो मुद्रा की मांग क्या है? P और T। और मुद्रा की पूर्ति क्या है दोस्तों? M, ओनली M। याद रखिएगा, मुद्रा की पूर्ति M। कौन सी? धातु मुद्रा। क्लियर है? और जबकि यहां V इज इक्वल टू क्या है? V मतलब प्रचलन वेग इज इक्वल टू क्या है? ओनली I। चलिए आगे इसी को दिखाया गया है उन्होंने। चलिए अब पेन ओपन ले लेते हैं, चलेगा ये? हाँ चला जाएगा, काम चल जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, सामान्य परिस्थिति में या सामान्य स्थिति में सब कुछ समान रहे तो, सामान्य रहे तो, उस स्थिति में मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग। सामान्य स्थिति में क्या होता है? जब उस समय जब हम एग्जांपल ले रहे तब क्या देखा था हमने कि बाजार में 1000 रुपए थे और वस्तुएं भी सिर्फ 10 बिकने आ रही थी। जो 100 रुपए में एक वस्तु बिक रही थी, आसानी से सब बढ़िया चल रहा था, मांग भी उतनी ही थी और पूर्ति भी उतनी ही थी, है ना। तो वो सामान्य स्थिति थी। तो वही संतुलन की स्थिति या सामान्य स्थिति में पूर्ति हमेशा मांग के बराबर होती है, ठीक है ना। तो मांग की पूर्ति हमने क्या बताया था? मांग की पूर्ति M लिया था। मांग की पूर्ति क्या है? इजिकल टू M। और मुद्रा की मांग, मांग को हमने किससे दिखाया दोस्तों? मुद्रा की मांग को हमने PT से, तो PT, ठीक है ना। अब यहां पर होता क्या है? P यहीं रहेगा और T M के नीचे चला जाएगा, T M के नीचे यहां से उठ करके यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू M अपॉन T ये हो जाता है। तो ये समीकरण ये दिखाता है, देखिए यहां पर इस समीकरण में T को स्थिर मान लिया गया। ये T क्या है मेरे भाई? तो T है उस वस्तु की कुल मात्रा। क्या है? क्या है T? T है वस्तु की कुल मात्रा, है ना, PT, ठीक है ना। तो T इज इक्वल टू वस्तुओं या सेवाओं की कुल मात्रा। कितनी वस्तु सेवाएं हैं? तो यहां पर पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए कहा गया है कि यहां पर वस्तु या सेवाओं की जो मात्रा है बाजार में वो स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। P का मतलब क्या है? मूल्य स्तर।
सामान्य मूल स्तर P इजिकल टू सामान्य मूल स्तर, इसमें परिवर्तन हो सकता है। चलन की मुद्रा M इजिकल टू चलन की मुद्रा, है ना, चलन की मुद्रा की मात्रा, तो इसमें भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन T को यहां पर स्थिर मान लिया गया है, ठीक है ना। और इसका अर्थ है कि P में जो P है सामान्य मूल स्तर जो है उसी अनुपात में परिवर्तित होंगे जितने M में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो यहां पर कहा यह गया है कि T तो हमेशा स्थिर रहेगा, अगर 10 वस्तुएं आ रही तो 10 वस्तुएं ही आएंगी बिकने के लिए, लेकिन P और T दोनों में परिवर्तन हो सकता है, और P में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन यहां पर M में होगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यह था प्रथम समीकरण, किनका, फिशर साहब का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब आगे देखते हैं अगला समीकरण। अगला समीकरण का नाम क्या है, प्रचलन वेग को शामिल करने वाला समीकरण। कौन सा, प्रचलन वेग क्या था, v, जिस v को पिछले प्राचीन समीकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया था, उस v को अब यहां शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। तो इसका नाम ही दिया गया है कि प्रचलन वेग v को सम्मिलित करने वाला समीकरण। चलिए इसको ओपन करके पूरा ओपन कर लेते हैं और फिर लेते हैं पेन। अरे भाई जाना नहीं है आपको, चलिए तो यहां पर v को शामिल करेंगे। देखिए प्रोफेसर मिल आदि ने प्राचीन समीकरण में दोष बताया और चलन मुद्रा के प्रचलन वेग v को भी मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित कर लिया, ठीक है ना। देखिए कैसे, जरा पहले चलिए इस समीकरण को पढ़ते हैं। मुद्रा की पूर्ति mv, देखिए पहले v नहीं थी, मुद्रा की पूर्ति में सिर्फ m था, अब यहां पर v भी ये प्लस हो चुका है, v प्लस हो चुका है। प्रचलन वेग, मुद्रा की पूर्ति में प्रचलन वेग अब शामिल हो चुका है। मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मांग क्या, pt ही रहेगी। तो अब सामान्य परिस्थिति होगी तो मुद्रा की पूर्ति क्या, mv इजिकल टू मुद्रा की मांग pt, इसलिए समीकरण बन जाएगा p यही रहेगा, t फिर से m के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो P इजिकल टू एम वी इज अपॉन टी हो जाएगा, ये समीकरण है, इसको याद कर लीजिए, है ना। अब आगे जरा इस पर थोड़ा सा इस नोट पर आइए, नोट में क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। मूल्य स्तर P के सभी परिवर्तन एम बी के परिवर्तन के समान अनुपातिक होंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हम पुराने समीकरण में देख रहे थे, जितना जिस अनुपात में P में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में M में परिवर्तन होता था प्राचीन समीकरण में। तो यहाँ पर M के साथ में अब V भी चिपक चुका है ना। तो अब जितना परिवर्तन P में होने वाला है, जितना परिवर्तन मूल्य स्तर में होगा उतना ही उसी अनुपात में परिवर्तन एम में भी होगा, क्लियर है ना। तो इस समीकरण में V और T को स्थिर मान लिया गया है, याद रखिएगा, T और V और T को स्थिर मान लिया गया। इसमें V और T स्थिर रहेंगे, इसमें दो चीजें स्थिर रहेगी, चलन वेग और मुद्रा की पूर्ति, ठीक है ना। देखिए मुद्रा के प्रचलन वेग v में परिवर्तन नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि कम समय में व्यक्तियों की रुचि नहीं बदलती, फैशन नहीं बदलती, उपभोग की जो उनकी प्रवृत्ति होती है वो नहीं बदलती, व्यापार के तरीके इनमें बदलाव नहीं होते, इसलिए कहा गया है कि प्रचलन वेग जो v है ये अल्पकाल में स्थिर रहेगा, इसलिए इस समीकरण में भी इसको स्थिर मान लिया गया है, इसमें बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात है कि टी में क्यों परिवर्तन नहीं होगा भैया, तो टी में परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अल्पकाल में जनसंख्या थोड़ी ना बढ़ती है यार, जनसंख्या एकदम थोड़ी ना ब्लास्ट होगी, है ना। तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जो उत्पादन की तकनीक होती है उसी तकनीक में उत्पादन होता रहता है अल्प समय में, इसलिए टी में भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए स्पष्ट है कि मुद्रा की पूर्ति में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के कारण मुद्रा का मूल्य परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा की मांग स्थिर रहती है, मुद्रा की मांग स्थिर रहती है। ये इस समीकरण की विशेषता थी। अब बढ़ते हैं तीसरे वाले समीकरण पर। अब फिशर साहब का जो समीकरण, फाइनली जो फिशर साहब का समीकरण था उस पर आते हैं। देखिए सबसे पहले हमने सबसे प्राचीन समीकरण पे, शायद दोस्तों मैंने प्राचीन समीकरण में एक शब्द ये बोला था कि फिशर साहब का समीकरण है, माफ करना, फिशर साहब का समीकरण पर अब हम पहुंचे हैं, है ना। ये लास्ट वाला समीकरण, चूंकि हमें क्लास ही तो फिशर के समीकरण पर, फिशर के सिद्धांत पर टिकी हुई है ना, तो इनसे पहले जो समीकरण जो सिद्धांत थे हमने उन पर चर्चा की थी। प्राचीन समीकरण था और v को शामिल करने वाला समीकरण था, तो ये दो समीकरण इससे पहले हुए थे। अब फाइनली हम फिशर के समीकरण पर आ चुके हैं। तो फिशर ने अपनी पुस्तक में जो जिस सिद्धांत की विवेचना की थी उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने कौन सा समीकरण दिया था उस पर अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
चलिए अब पेन लेते हैं। चलिए, प्रोफेसर फिशर का समीकरण, प्रोफेसर फिशर साहब का समीकरण क्या कहता है ये? अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर इरविन फिशर ने उपरोक्त समीकरणों को दोषपूर्ण बताते हुए मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नगद लेन देन समीकरण की व्याख्या की। नगद लेन देन समीकरण की व्याख्या की। क्या व्याख्या की उन्होंने? फिशर साहब ने बताया कि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत चलन मुद्रा के साथ साख मुद्रा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर सबसे पहले वाले समीकरण में चलन मुद्रा को शामिल किया गया था, साख मुद्रा को शामिल नहीं किया गया था। मतलब सिर्फ सिक्के शामिल थे, नोट शामिल नहीं थे। तो फिशर साहब ने अब नोट भी शामिल कर दी। क्यों? क्योंकि अब आधुनिक युग है भाई, है ना, नोट के बिना अब दुनिया नहीं चल सकती। तो इसलिए फिशर साहब ने चलन मुद्रा के साथ ही साथ में साख मुद्रा को भी शामिल किया। आधुनिक युग में विनिमय का कार्य चलन मुद्रा के साथ साख मुद्रा के द्वारा भी होता है। विकास के साथ साथ साख मुद्रा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दुनिया विकास की ओर बढ़ रही है, साख मुद्रा का महत्व उसी गति से बढ़ता जा रहा है। विकसित देशों में तो ये चलन मुद्रा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। जी हाँ, अब ऐसा कोई देश बचा ही नहीं जहां पर साख मुद्रा की आवश्यकता ना हो या साख मुद्रा का महत्व ना हो, है ना। यदि साख मुद्रा को हम एम और प्रचलन वेग को v से दिखाएं तो हमारा ये समीकरण कुछ ऐसा होगा, जरा देखिए। m1 इंटू v1 इजिकल टू m1 v1। ध्यान देंगे आप लोग, m1 v1 क्या? साख मुद्रा और प्रचलन वेग मुद्रा, इन दोनों को एक साथ दिखाएंगे। अब साख मुद्रा को शामिल कर रहे हैं ना, और प्रचलन वेग को भी शामिल कर रहे हैं। तो अब चूंकि m1 v1 ये 1 देने का रीजन ये है कि m और v का प्रयोग आगे और किया जाएगा। जरा स्टेप बाय स्टेप चलिए समझते। चलन मुद्रा की मात्रा क्या है? mv है। चलन मुद्रा की मात्रा mv है और साख मुद्रा की मात्रा m1 v1 है। ठीक है ना। चलन मुद्रा थी, पहले सिर्फ m था, बाद में v को जोड़ दिया, दूसरे समीकरण में v को शामिल कर दिया तो mv बन गया था। उस mv को क्या बोला था हमने? चलन की मुद्रा, जो चलन में थी मुद्रा। ठीक है ना। प्रचलन वेग को भी शामिल कर लिया था ना चलन की मुद्रा में। सबसे याद कीजिए, सबसे वाले समीकरण में हमने क्या किया था? सिर्फ चलन की मुद्रा को लिया था, जिसमें सिर्फ क्या था? m था। दूसरे समीकरण में हमने चलन की मुद्रा में प्रचलन वेग को भी शामिल कर लिया था, इसलिए अब वो चलन की मुद्रा क्या हो गई थी? mv हो गई थी। अब इस तीसरे समीकरण में हमने चलन की मुद्रा के साथ ही साथ में साख की मुद्रा को भी शामिल कर लिया, और साख की मुद्रा क्या है? m1 v1। ठीक है ना, m1 v1। इसलिए ये जो कुल पूर्ति किसके बराबर हो जाएगी बाजार में? तो चलन की मुद्रा, मुद्रा की पूर्ति की अगर हम बात करें, मुद्रा कितनी होगी बाजार में? भाई मुद्रा एक तो चलन की मुद्रा होगी और एक साख मुद्रा होगी, दोनों ही होगी ना। इसलिए ये दोनों मुद्राएं अब हमारे पास में होंगी बाजार में। ठीक है, सामान खरीदने के लिए। अब चूंकि मुद्रा की मांग अपरिवर्तित थी, भाई मुद्रा की मांग तो अपरिवर्तित है, इसलिए मुद्रा की मांग तो वही रहने वाली है, पीटी। मुद्रा की मांग तो पीटी रहने वाली है ना, जो पहले समीकरण में चली आ रही थी। चलिए, तो इस संशोधन के बाद में क्या फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों? मुद्रा की मांग इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू बाजार में उपलब्ध मुद्रा। तो बाजार में मुद्रा कौन कौन सी है? चलन की मुद्रा भी है और साख की मुद्रा भी है। तो चलन की मुद्रा और साख की मुद्रा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। अब हमें तो P का मान निकालना है, इसलिए T को इनके सबके नीचे भेज दीजिए, T को यहां भेज दीजिए। तो देखिए m1 प्लस माफ कीजिएगा mv प्लस m1 v1 अपॉन T। क्लियर है? तो ये हमारा तीसरा समीकरण भी बनकर के तैयार इस प्रकार से हो जाता है। उम्मीद करता हूं तीनों ही समीकरण आपको आसानी से समझ आ गए होंगे, कोई समस्या नहीं रही होगी। तो फिशर का जो सिद्धांत था दोस्तों, इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं भी है। उन मान्यताओं को भी एक एक करके थोड़ा सा हम समझते हुए पढ़ लेते हैं कि मान्यता का मतलब क्या होता है। कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिन परिस्थितियों में इनका सिद्धांत पूर्णतः काम करेगा, अन्यथा बाधित उनके द्वारा दिए गए नियम बाधित हो जाएंगे। कैसे? देखिए, फिशर ने अपने सिद्धांत में यह मान लिया कि अन्य बातें स्थिर रहती है। तो फिशर ने एक सबसे बड़ी बात ये बोली है कि भाई हम जो बोल रहे हैं ना, बस वही स्थायी रहने वाला है, और हम जो बोल रहे हैं बस उसी में परिवर्तन होने वाला है। दैट्स ऑल। इतनी ही हलचल होगी अर्थव्यवस्था में, बाकी सब अस्थिर रहेंगे।
स्थिर रहेंगे, आपकी जगह स्थिर रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं बिल्कुल भी। अगर हमने बोल दिया ना कि फलाने पेड़ की एक पत्ती हिलेगी मात्र, तो भाई फिर चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, उस पत्ते के अलावा दूसरे पत्ते हिल नहीं सकते। ये कहा फिशर साहब ने। मान्यता है भाई, मान लेते हैं ना, ठीक है ना। तो ये एक प्राचीन मान्यता है जिसका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है। प्राचीन मान्यता थी, वर्तमान में कोई महत्व नहीं, क्योंकि संसार स्थिर नहीं है भाई, गतिशील है। ये फिशर साहब को शायद पता ना होगा उस समय, पर छोड़िए, उनके सिद्धांत की मान्यता रही है। दूसरी मान्यता की बात करें तो फिशर ने चलन मुद्रा m और शाक मुद्रा m1 के अनुपात को स्थिर मान लिया था। उन्होंने कहा कि जो चलन मुद्रा जो m है और m1 जो चलन की मुद्रा मतलब सिक्के और नोट सब स्थिर है, इसमें चेंजेस नहीं होगा, मतलब स्थायी मान लिया था। इनके जो अनुपात होता है ना, इसको स्थायी मान लिया था उन्हें कि अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी मान्यता क्या थी दोस्तों, फिशर के समीकरण में चलन मुद्रा का जो प्रचलन वेग v है और शाक मुद्रा का प्रचलन वेग v1 है, इनको भी इन्होंने स्थिर मान लिया था, ठीक है ना। सिक्के उनका प्रचलन वेग क्या माना था हमने, v माना था, और जो नोट थे उनका प्रचलन वेग हमने v1 मान लिया था। ये दोनों भी इन्होंने स्थिर माने हैं फिशर ने। चौथा है, फिशर का विचार था कि मूल्य स्तर P निष्क्रिय रहता है, P निष्क्रिय रहता है, इसको मतलब ये एकदम अलग थलग रहता है, अर्थात M, M1, V और V1 और T इनको प्रभावित नहीं करता बल्कि स्वयं प्रभावित हो जाता है। पांचवा इनकी मान्यता थी कि फिशर ने यह भी मान लिया कि अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रोजगार की अवस्था में T भी स्थिर हो जाता है। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है अर्थव्यवस्था की, तो उस समय में जो टी होता है, जो उत्पादन की मात्रा होती है, वो भी स्थिर हो जाती है पूर्ण रोजगार की अवस्था में। ये 5 मान्यताएं थी इनकी, जिन मान्यताओं से हम इनके सिद्धांत को और भली भांति समझने का प्रयास कर सकते, इनके विभिन्न जो बिंदु थे उनको समझने का प्रयास कर सकते, ठीक है ना। तो फिशर के समीकरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य मूल्य स्तर में सीधा संबंध होता है, जबकि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है ना। इसका तात्पर्य है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, जबकि मुद्रा की मात्रा घटने से सामान्य मूल्य स्तर घटता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। सिंपल तो है यार, क्या डिफिकल्ट बताइए मुझे इसमें, है ना। आलोचनाओं की बात करें तो कुछ आलोचनाएं भी हैं भैया, अब इतना बड़ा सिद्धांत आपने दिया है तो आलोचनाओं का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो पहली आलोचना तो यही रही है कि विलंबना, क्या लिखा गया है, विलंबना, टाइम लैग, है ना, टाइम लैग। तो फिशर का जो सिद्धांत है, ये परिमाण का जो सिद्धांत है, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे वस्तु के मूल्यों में भी परिवर्तन होता है, वस्तु के मूल्य में, है ना। किंतु मुद्रा की जो मात्रा है, मात्रा में परिवर्तन होने के कुछ समय बाद ही मूल्यों में परिवर्तन होता है, मतलब कुछ समय बाद। याद रखिएगा, आज मुद्रा को परिवर्तित किया आपने तो उसके कुछ समय बाद वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होगा, मतलब कीमतों में परिवर्तन होगा। तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर मूल्यों में परिवर्तन होने के कुछ समय बाद होता है, किंतु फिशर के सिद्धांत में इसे महत्व नहीं दिया गया है। पहली आलोचना तो ये कर दी गई है। दूसरी आलोचना की गई है कि अनुपातिक परिवर्तन की धारणा सही नहीं है। अनुपातिक परिवर्तन की, जो उन्होंने कहा है ना कि अगर जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा परिवर्तित होगी, उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, मतलब परिवर्तित होगा, ये मान लीजिए परिवर्तित होगा, और जो कीमतें हैं वो भी उसी अनुपात में परिवर्तित होगी। तो सेम अनुपात, समान अनुपात चलता है यहाँ पर। तो विकासशील देशों में इस बात का पर्याप्त अनुभव हो गया है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से इसके मूल्यों में कमी हो जाती है। इस सीमा तक फिशर के समीकरण को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यह बात स्वीकार करना बहुत कठिन है कि मुद्रा की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है, ठीक उसी अनुपात में उसके मूल्य में परिवर्तन होता है। तो ये कहीं ना कहीं आलोचकों से हाजम नहीं हो पा रही है ना। तीसरी आलोचना के अंतर्गत जो है मूल्यों पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग में प्राय सभी देशों का अन्य देशों से लेन देन होता है, बिल्कुल होता है। अतः प्रत्येक देश के मूल्य दूसरे देशों के मूल्यों से प्रभावित होते हैं, इसलिए वर्तमान में किसी भी देश में मूल्य स्तर स्वतंत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में फिशर की यह मान्यता है कि मूल्य स्तर मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है, यह सही नहीं बताया जा रहा है आलोचकों के द्वारा। नेक्स्ट आलोचना है, अगली आलोचना है व्यापार चक्र की और तीसरे दीर्घकालीन सिद्धांत की, है ना। सिंपल है दोस्तों, यहीं के बाद में, इसके बाद में निष्कर्ष पर आ जाते हैं। तो डायरेक्ट निष्कर्ष की बात करें दोस्तों, तो निष्कर्ष में भी
जो है आलोचनाओं को ही महत्व दिया गया है, निष्कर्ष के अंतर्गत भी आलोचनाओं को महत्व दिया गया है। उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है अवास्तविक और दोषपूर्ण है। वास्तविक सिद्धांत नहीं है बल्कि दोषपूर्ण सिद्धांत है। कीन्स ने इनकी आलोचना करते हुए कहा था कि सिद्धांत को अपूर्ण माना है क्योंकि यह सिद्धांत मुद्रा के मूल्य के माप की सही व्याख्या नहीं करता है। साथ ही जहां तक सिद्धांत के गणितीय स्वरूप का प्रश्न है वह भी अपर्याप्त है। मंदी के समय में अर्थव्यवस्था में कीमतें गिरने लगती है। जब मंदी आती है तो अर्थव्यवस्था में कीमतें गिरने लगती है ना, वस्तुएं सस्ती बिकने लग जाती है। जब मंदी आती है तब व्यवसाय व्यापार इनमें निराशा और मंदी की स्थिति छा जाती है। इस स्थिति से उबरने के लिए यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ा भी दे, जैसे मान ले बाजार में अगर मंदी का दौर है और सरकार वहां पर मुद्रा बढ़ा भी दे तो धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि होने लगेगी, धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि होने लगेगी। इसके विपरीत यदि मुद्रा प्रसार के कारण अगर कीमतें बढ़ रही है और वहां पर अगर मुद्रा सरकार संकुचित भी कर ले, मुद्रा वहां से सोख भी ले, है ना, तो भी उसमें उस अनुपात में वहां पर उस बाजार में स्थिरता नहीं ला सकते। ये आलोचकों का कहना है ना। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित करते हुए अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह सिद्धांत मुद्रा का मूल्य समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसको समझना इसलिए आवश्यक है कि वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की कीमतों में संबंध स्थापित किया जा सके। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको सेशन समझ अच्छे से आया या नहीं आया। अगर कहीं पर कोई डाउट जा रहा हो, समझना आया हो, तो कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। अगला सेशन जो होगा फिर से हम परिमाण सिद्धांत पर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने प्रेशर साहब का किया था, फिशर साहब का, और अगले में हम बात करेंगे मिल्टन साहब की, है ना, मिल्टन फ्रीडमैन के परिमाण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, एंड तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।